ये बंदे ना बहुत ही अलग ही नमूने लगते हैं मेरे को। ये बंदे क्या करेंगे, किसी भी रेस्टोरेंट किसी पार्क में जाएंगे और सूट वूट पहन के जाएंगे और बंदे ढूंढेंगे कौन सा बंदा ज्यादा लाचार दिख रहा है, ठीक है, और उसके बाद जाके मैं तेरे को एक ऐसा प्लान सुनाऊंगा तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने अंकल आप खुद स्पेंडर पे आए हो, क्या बात कर रहे हो? तुम लोग घटिया लोग हो, अनसिविलाइज्ड बार्बेरियन लोग हो, हम लोग ऊंचे, हम लोग गोरे, हम लोग बेटर। मैं आज अपनी ईमेल चेक कर रहा था और एक पुरानी ईमेल जो मैंने चेक नहीं करी थी वो इसी के ऊपर थी, रामायण वाली वीडियो डिलीट कर दे वरना तेरा गली मोहल्ला पता है हम आके तुझे जान ले लेंगे, ये वो। तो बताओ भाई, लोग क्यों बिलीव करते हैं अभी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज में, मैनिफेस्टेशन के अंदर? तो पाए के पीछे लिखा हुआ है कि आर्यभट्ट ने पहले डिस्कवर किया था पाए, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति से आई है, ये बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं सारी की सारी। वेलकम टू चल बात कर। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ। बढ़िया 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 हूँ यार। थोड़ा बताओ यार अपने बारे में पहले ऑडियंस को। यार देखो, मैं दिल्ली का लौंडा हूँ, दिल्ली में पला बड़ा हूँ, वैसे बिलोंग मैं हरियाणा से करता हूँ, ठीक है। ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स मैंने पढ़ाई करी थी। अब मैं फिलोसफी ऑनर्स कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, नॉर्थ कैंपस से। बस कॉलेज बता नहीं सकता, लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। बस यही है। अब बाकी अब यूट्यूब कर रहे हैं, यूट्यूब में करियर बना रहे हैं अपना, यूट्यूब भी करना है। बस कॉलेज खत्म होने वाला है 2 महीने में, 1 महीने में। ओके, मतलब लास्ट ईयर है, फाइनल सेमेस्टर एग्जाम है बस मई में खत्म, उसके बाद। ओके ओके। यार वो जो वीडियो बनाई थी तुमने रामायणा पे, ठीक है, फिर तुमने अभी जस्ट एक लेटेस्ट वीडियो भी बनाई है एक अभी, जिसमें जाकिर नाइक के ऊपर तुमने कोई वीडियो बनाई इवोल्यूशन के ऊपर। तो यार तुम जब ऐसी वीडियोस बनाते हो तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल नहीं आता भाई ये क्या बना रहा हूँ मैं? मतलब जैसा माहौल है अभी इंडिया का, कंट्री का हमारे, वहां पे तुम रिलीजन जैसे ऐसे टॉपिक को उठा कैसे लेते हो यार बिना डरे? और उसके बाद मुझे 110% पता है कि कमेंट सेक्शन के अंदर गालियां बहुत आई होगी तुम्हें दबा के। अजीब बात पता है क्या है, मैं आज अपनी ईमेल चेक कर रहा था और एक पुरानी ईमेल जो मैंने चेक नहीं करी थी वो इसी के ऊपर थी, रामायण वाली वीडियो डिलीट कर दे वरना तेरा गली मोहल्ला पता है हम आके तुझे जान ले लेंगे, ये वो। आज धमकी वाली ईमेल, एक ईमेल है धमकी वाली, मैंने आज पढ़ी है, 2 महीने पहले की ईमेल है। ओ तेरी की। फिर कैसे, मतलब क्या लगा फिर, मतलब डरे थे? कुछ नहीं लगा, नहीं कुछ नहीं करते ऑनलाइन वाले लोग। मैं तो कहता हूँ मैं किसी को हेट नहीं करता हूँ, मुझे कोई अगर उल्टे से कमेंट करता हूँ मैं कहता हूँ आओ बैठो चाय पे बैठ के बातें करते हैं, आराम से मिलते हैं, प्यार मोहब्बत से बातें करते हैं, क्या दिक्कत है। आई थिंक अगर आप तुम सामने वाले को प्यार से रिस्पॉन्ड करो ना तो वो भी पिघल जाता है, वो ना गुस्से के सामने गुस्सा करोगे तो और गुस्सा आएगा। मैं प्यार से रिस्पॉन्ड कर देता हूँ कि यार आ जाओ, कोई बात नहीं, बताओ अपना ओपिनियन क्या है। तो लोग मुझसे डिबेट कर लेते हैं, आराम से ओपिनियन में बात कर लेते हैं, इजीली हो जाता है। यार मुझे नहीं लगता उस वीडियो में कोई भी ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज थी, बहुत अच्छी वीडियो थी यार वो, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक थी। पर फिर भी अपनी वीडियो को बहुत चेक करता हूँ कि कुछ प्रॉब्लमेटिक ना हो, अपने दोस्तों को पहले दिखाता भी हूँ अपलोड होने से पहले टेलीग्राम पे भेजकर, तो मैं ये बात का ध्यान तो रखता हूँ। आप बोल रहे थे, बोलो। नहीं कुछ नहीं। और वो जाकिर नाइक वाली वीडियो थी किसके ऊपर थी वो? इवोल्यूशन के ऊपर, जो हम लोग बोलते रहते हैं कि भैया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको थ्योरी और हाइपोथेसिस और फैक्ट के बीच का फर्क ही नहीं पता है। तो एक बार बताओ यार ये थ्योरी और हाइपोथेसिस के बीच में क्या फर्क होता है, क्या होता है ये? अब थ्योरी के 2 मीनिंग है, एक तो हम जो लेमन लैंग्वेज यूज करते हैं, एक साइंटिफिक थ्योरी हो गई जो एविडेंस बेस्ड है, जो प्रूव हो चुकी है, ठीक है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक काइंड ऑफ गेस, एक रीजन ढूंढ रहे हैं। आपने रेनबो देखा, आपने कहा रेनबो क्यों आया होगा, क्या पता बारिश और सूरज साथ में हो, एक ये आपने दिमाग लगाया, ये एक हाइपोथेसिस हुआ। इसको कंफर्म कैसे करोगे? एक्सपेरिमेंट करोगे, बार बार बारिश सूरज साथ में देखोगे कहाँ कहाँ मिलती है, प्रिज्म से देखोगे कि हाँ सूरज वाटर ड्रॉपलेट से लाइट ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाके रेनबो बन जाता है, प्रिज्म पे हमें दिखता है इफेक्ट। अब वो थ्योरी बन गई है और वो साइंटिफिकली प्रूव हो रही है। तो थ्योरी का मतलब होता है ऐसे बहुत सारे हाइपोथेसिस जिनका हमें एविडेंस मिल जाए, इनका सबूत मिल जाए, और जो सारे मिलके एक जगह इशारा कर रहे हो। हमारी हड्डियों में जो भी स्ट्रक्चर मिले हैं हमें आज तक, जो भी हमारी हिस्ट्री आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, वो सारे की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एवोल्यूशन हुई है। वरना इतनी सिमिलैरिटी, इतने इत्तेफाक एक साथ नहीं हो सकते। तो वो रीजन एक ही है कि एवोल्यूशन है, तो हमें दिख रहा है, वो रीजनेबल है, वो साइंटिफिक है। अभी ना ये लोग ये नहीं समझते कि भैया कुछ, चलो ठीक है तुम पास्ट में नहीं जाके देख सकते भाई क्या हुआ था धरती के ऊपर,
मगर अभी बहुत सारे ऐसे हमारी बॉडी के अंदर ही आपको ऐसे चीजें मिल जाएंगी, ऐसे एविडेंसेस मिल जाएंगे जिसको देख के आप ये कह सकते हैं भैया ये तो इवोल्यूशन का ही रिजल्ट हो सकता है, वरना नहीं। जैसे एक नर्व होती है, आपने पढ़ा होगा अगर, ये लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। वो नर्व क्या करती है, वो ब्रेन से नर्व कहां जाती है, थ्रॉट तक जाती है। बट ट्विस्ट ये है कि ये ब्रेन से डायरेक्ट थ्रॉट तक नहीं जाती, ब्रेन से पहले वो हार्ट तक जाएगी, एओर्टा तक जाएगी, और उसके बाद वो ऊपर आएगी यहाँ थ्रॉट तक। तो अगर सोच के देखो, अगर कोई डिजाइनर होगा, अगर किसी ने डिजाइन किया होगा, तो वो ऐसा डिजाइन तो बिल्कुल नहीं बनाएगा, क्योंकि ये बहुत ही मेटाबॉलिकली एक्सपेंसिव है कि इतना यहाँ से जो हार्ट मतलब जो नर्व यहाँ तक जा सकती है, वो यहाँ क्यों जा रही है। इसका बस एक ही रीजन हो सकता है कि भैया हमारी कोई एंसेस्टर रही होगी जो फिश लाइक होगी, जिसकी गर्दन नहीं होगी, और उसके ब्रेन से डायरेक्ट उसके गिल तक जाती होगी नर्व, दैट्स ऑल। और उसके बाद जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, ये जो बेचारी नर्व थी वो पीछे छूट गई। और अब हमारी बात तो छोड़ो, आप जिराफ का देख लो, जिराफ की कितनी बड़ी लंबी गर्दन है, उस बेचारे को कितनी एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ती है, मतलब उसको मेंटेन रखने के लिए। तो ये ऐसे ऐसे मॉडर्न एविडेंसेस वगैरह हैं, इसको ये नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये मानते नहीं है कि भैया नहीं है एवोल्यूशन। आज भी बहुत डिबेट होती रहती है। तो अब आगे बढ़ते हैं यार। एमएलएम के ऊपर तुमने देखा, मैंने देखा तुम्हारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो बनी हुई है। हाँ। तो क्या खुन्नस है भाई तुम्हें, क्या दिक्कत है एमएलएम से? बहुत खुंदस है, पूरे देश को खुंदस होनी चाहिए एमएलएम से। सच में बहुत लोगों को बहुत दुख दिया इन लोगों ने यार, ये लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, पैसों का नुकसान कराते हैं, सेविंग चली जाती है, डिप्रेस सुसाइडल हो जाते हैं। भाई कितना नुकसान होता है लोगों को फ्रॉड करके, और फिर भी ये लोग, इनका हल्का सा भी दीन ईमान नहीं है। नहीं, किस तरीके के स्कैम होते हैं? मतलब मैंने तो सुना है कि एमएलएम ऐसा होता है कि यार आपने एक कंपनी ज्वाइन करी और उसके प्लान आप 10 लोगों को सुनाते हैं, उसके बाद उसके प्रोडक्ट आप उसको दिलवाते हैं, और ऐसे ऐसे करके आप अपनी टीम बनाते हैं। तो एक्चुअली में कहाँ स्कैम हो रहा है यहाँ पे, कहाँ दिक्कत आ रही है? एमएलएम में ना हर स्टेप में स्कैम ही हो रहा है, समझाता हूँ। पहली बात, इनके प्रोडक्ट्स ओवर प्राइस्ड है, महंगे हैं, नॉर्मल जनता से महंगे हैं। नॉर्मल आप इवन जो अच्छे ब्रांड्स है ना, उनसे भी महंगी साबुन की होगी, डव लक्स पेयर से महंगी साबुन उनकी होगी, ठीक है। पहले बात तो ये, ओवर प्राइस प्रोडक्ट बेचते हैं, हर लेवल में कमीशन बढ़ता है, इसलिए प्रोडक्ट ओवर प्राइस हो जाता है। अब मेन जो इनका बिजनेस है वो बंदे जोड़ने का बिजनेस है, कि अपने नीचे बंदे जोड़ो, वो अपने नीचे बंदे जोड़ेगा, वो अपने नीचे बंदे जोड़ेगा। अब ये एक मैथमेटिकल फेलियर है, समझाता हूं कैसे। मान लो आपको अपने नीचे खाली 6 या 7 बंदे जोड़ने हैं, 6 फिर 36 36 फिर 126 कह रहा हूं, 216 ऐसे कर करके चलता रहेगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और मैथ्स में अगर आपको एक्सपोनेंशियल पता है तो ये 13th लेवल पे आते आते पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा। तो ऊपर के 2-3 लेवल के बाद नीचे लोग पैसे कमा ही नहीं रहे हैं। पहले ही 36 और 200 लोग भी ठीक ठाक कमा रहे हैं, बस वो 250-200 लोग हैं जो पहले जुड़ चुके हैं कंपनी में, वो लोग पैसे कमा रहे हैं। उसके नीचे 98-99% लोग सब या तो लॉस में जा रहे हैं या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस करके निकल जाते हैं, बस इतना ही, लॉस में जा रहे हैं ज्यादातर लोग। तो ये हाल है, और ये बहुत फ्रॉड चीज है, ये बहुत गलत है। अभी इस पर अभी एक मीम भी चल रही है, वायरल हो रही है, लेवल सबके निकलेंगे पर निकलेंगे उसी के तो खड़ा रहेगा। अजीब बात ये है कि मीम वायरल हुआ है, जबकि ये मीम बहुत पुराना है, और जिस कंपनी का वो मीम है ना, उस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा, तुमने करा हुआ ये? वो कंपनी में, हाँ, स्टिंग ऑपरेशन किया था, ज्वाइन किया था ना मैंने कंपनी में, वीडियो के लिए किया था। अच्छा, स्टिंग ऑपरेशन के लिए किया था क्या? अच्छा, हाँ, इनका ऑफर मेरे पास आया था 2020-21 में आया था। इनको मैं जानता हूँ, इनका जो को फाउंडर्स है ना, सारे जो है जिन्होंने स्टार्ट किया था इंडिया में, मेन जो बंदे हैं ये दिल्ली के, इस दिल्ली के ही है, ये पास में रहते हैं ऐसे सारे। अभी नहीं, इस दिल्ली छोड़ के भागना पड़ गया, अभी नोएडा आके शिफ्ट हो गए, तो इसलिए ये बंदे ना बहुत ही अलग ही नमूने लगते हैं मेरे को। ये बंदे क्या करेंगे, किसी भी रेस्टोरेंट, किसी पार्क में जाएंगे और सूट वूट पहन के जाएंगे और बंदे ढूंढेंगे कौन सा बंदा ज्यादा लाचार दिख रहा है, ठीक है, और उसके बाद जाके मैं तेरे को एक ऐसा प्लान सुनाऊंगा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने, अंकल आप खुद स्पेंडर पे आए हो, क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो आप? मैंने तो किया हुआ है, मैंने भी किया हुआ है, मैंने 2-3 महीने किया था, और औकात पता चल गई थी कि भैया ये तो भैया बहुत बड़ा मतलब सपने बेचने का एक बहुत गंदी स्कीम है, बहुत गंदी स्कीम है ये, बहुत ज्यादा। जो मीम की बात कर रहे थे, लेवल सबके निकलेंगे, वो मीम मैंने वीडियो में यूज भी किया था, इवन 2-3 पुरानी वीडियोस में यूज होता है। अब मेरे कॉलेज में काफी चल रहा है वो मीम आजकल,
लेवल सबके निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा। तो बिजनेस से खड़े रहने का और अड़े रहने का, तो भाई तो ठीक है, लेवल निकल जाएंगे। ये सिर्फ ऊपर वाला जो बंदा है ना, बस वही कमा रहा है, जैसे आपने कहा, बस और कोई नहीं कमाने वाला है। अभी एमएलएम वाले गाली देंगे, अभी पॉडकास्ट सुन के एमएलएम वाली गाली देंगे, अबे तू नहीं जानता एमएलएम की पावर। और कुछ लड़कियां है पता है ऐसी होती है, जब अपने बायो में एंटरप्रेन्योर लिख लेती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रही होती है पर लिख ली थी बायो में एंटरप्रेन्योर। ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर, यंग एंटरप्रेन्योर, हेल्पिंग अदर्स बिल्ड देयर करियर। और इनके मोटिवेशन में जो कोट्स होते हैं ना, वो देखना बहुत ही ज्यादा मतलब चीप लगेंगे आपको, इसके मतलब मोटिवेशन जो कोट्स वगैरह यूज करते हैं लोग। हाँ, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई, कि ये ओनली फैंस जो है वो इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है, मतलब खास करके अब इंडिया के अंदर। ओनली फैंस इंडिया के अंदर इतना पॉपुलर वैसे इतना भी नहीं है, जो कि महंगा पड़ता है हमें डॉलर्स के अकॉर्डिंग। तो इंडिया तो फ्री में करता है जो करता है, इंडिया तो फ्री वाले लोग हैं। तुमने ट्राई किया था लेकिन तुम्हें मिला नहीं, तुमने बोला हट यार हट। नहीं तो इंडिया लोग तो जुगाड़ू लोग होते हैं, फ्री में सारे काम चाहिए होते हैं उन्हें। बट हाँ, ओनली फैंस सक्सेस के वही राज है जो स्टारबक्स सक्सेस के राज है। अपना स्पेशल रिक्वेस्ट डाल सकते हो आप, आपकी पर्सनलाइज चीजें मिलती है, आपको एक्सक्लूसिविटी मिलती है कि कुछ एक प्रीमियम है वो ना। जैसे स्टारबक्स की कॉफी है पर वो 500 रुपए की कीमत, क्योंकि वो प्रीमियम है, इसलिए वो ओनली फैंस एक प्रीमियम अकाउंट है। वहां पे लोगों को प्रीमियम सर्विस मिल रही है, वहां पर्सनलाइज सर्विस मिल रही है, वहां सिर्फ तुम्हें मिल रही है, तो वो इंपॉर्टेंट फील कराते हैं, इमोशनल कनेक्शन भी बिठाते हैं, वो बात भी करते हैं, सब कुछ इंक्लूड है उसमें, एक पूरा एक्सपीरियंस है वो सिर्फ फोटोज वीडियोज का साइट नहीं है, वो एक कंप्लीट एक्सपीरियंस की साइट है, इसलिए वहां पे एक प्रीमियम चार्ज हो रहा है। तो वो एक अलग बिजनेस मॉडल ढूंढा, काफी अच्छा ढूंढा उसने, गैप सही बना दिया। लेकिन ओनली फैंस अगर आप दिमाग में आप कोई भाई कहीं भी सुनते हो आप, तो आपको क्या नजर आता है दिमाग में? यही तो आता है भाई ओनली फैंस पे क्या होता होगा। ओनली फैंस वैसा इसके लिए नहीं था, वो तो सबके लिए था, फैंस के लिए था वो। बट अब वो जो 99% मुझे लगता है जो पैसा वो कमा भी रहे होंगे, तो वो इसी से कमा रहे होंगे कि लड़कियां आती हैं वहां पे अपनी हरकतें करती हैं। और आप ये देखो, इनको देखने के बाद बहुत सारी और जो दूसरी लड़कियां हैं, बाहर की बता रहा हूँ, इंडिया की बता रहा हूँ, वो उतर जाती हैं इसके ऊपर कि भैया बहुत पैसा कमाएंगे इस पे। और होता क्या है, क्या रियलिटी है, क्या पैसा कमा रही है ये लोग? पैसा तो कम वही टॉप के लोग ही कमा रहे हैं, खाली जो फेमस पहले से थी, जो बाद में फेमस होके आई थी, जो पहले म्यूजिशियन वगैरह थे, कुछ इन्फ्लुएंसर्स थे, वही इस पे आके वही फेमस हो जाते हैं और वही बन जाते हैं। सो वही है, टॉप के लोग ही कमाते हैं। एवरेज इनकम तो आई थिंक $30-40, $100-200 ही है किसी की, बाकी मिलियंस में 2-4 लोग कमा रहे हैं, बस वही है। मतलब आपने क्या बताया, एवरेज इनकम कितनी है? एवरेज मेरी वीडियो में स्टैट बताया था, एवरेज इनकम काफी कम है, अगर सबके हम एवरेज निकाले ना, क्योंकि एवरेज आई थिंक सब्सक्राइबर्स ही 25 के अराउंड है, तो अगर $6 के हिसाब से भी तो एवरेज $150 इसी अराउंड एवरेज बनती है, तो एवरेज काफी कम निकल रही है, क्योंकि भाई टॉप के लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, सब टॉप के लोगों का ही लेते हैं सब्सक्रिप्शन, फिर नीचे के लोग कोई लेता ही नहीं सब्सक्रिप्शन, तो वो ऐसे ही बैठे हैं, तो ये बात है। आप ये सोचो उस लड़की की मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा जो ये कदम उठाती है न्यूड डालने का अपने इंटरनेट पे, और वो बस $200 कमा रही है। उसकी मेंटल हेल्थ भी गई, उसकी भाई इज्जत भी गई, और उसने पैसे भी नहीं कमाए। आई थिंक ये तो टू वे सिस्टम हुआ, सप्लाई डिमांड होती है, बेसिक इकोनॉमिक्स है, और आई थिंक डिमांड क्रिएट सप्लाई, सप्लाई डिमांड क्रिएट नहीं करती। फॉर एग्जांपल आप बोल दो सरकार को कि यार तुम शराब क्यों बेचते हो, शराब बैन कर दो, सिगरेट बैन कर दो, तो बोलेंगे डिमांड है, तुम पीना छोड़ दो, हम नहीं बेचेंगे। अब तुम साइट्स पे जाना छोड़ दो, लड़कों को मना कर दो, साइट्स पे ना दे पैसे, मत जाए, अपने आप बंद हो जाएगी साइट, ये सारी लड़कियां अपने आप वापस आ जाएंगी। ये तो डिमांड सप्लाई है, ठीक है। अब जहां डिमांड होगी वहां सप्लाई होगा ही होगा। कई कंट्रीज ने, अब गुजरात ने ट्राई किया शराब बैन करने का, पर डिमांड थी, सप्लाई कहीं ना कहीं से आ गई, तो अब वो वन साइडेड, हम लोग हर जगह हम लोग वन साइडेड करते हैं। आई थिंक एक साइकिल होती है डिमांड सप्लाई की हर चीज में, चाहे वो नशों में हो, चाहे वो ओनली फैंस में हो, चाहे वो पॉर्न में हो, वो डिमांड सप्लाई की साइकिल है। आप खाली पॉर्न स्टार्स को ब्लेम नहीं कर सकते हो, जो करोड़ों लोग देख रहे हैं उनको भी ब्लेम करना चाहिए, फिर तो उन साइट के ओनर को भी ब्लेम करना चाहिए फिर तो ब्लेम करने के तो काफी लोग हैं। हमें टारगेट एक बंदा दिखता है जो कि इजी टारगेट है, वो हमने पॉर्न स्टार को ब्लेम कर दिया, उसकी हमने बेइज्जती कर दी जो कि इजीली हो जाएगी, हमें पता है, तो वो हम इजी टारगेट ढूंढ लेते हैं कि सब गलतियां ओनली फैंस वाले क्रिएटर्स की है, अरे भाई तुम मत देखो, नहीं बनाएंगी वो। तो फिर ये वाली बात है, सब लोग अपने ऊपर, अब सब लोग चाहते हैं देखना, फिर गाली भी देना चाहते हैं उसी बंदे को जिसको देख रहे हैं। ये तो है ही। आई थिंक अब आधी जनता इंडिया की ऐसी स्ट्रेस बैठी है, इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है पॉर्न का,
तो स्ट्रेस दोनों साइड से ही डिप्रेस बैठे हैं, जो पैसे दे रहे हैं $20 $25 में महीना, और जो बना रहे हो। पर मुझे नहीं लगता कि इस पे मेरा कोई ऐसा ओपिनियन होगा कि मैं किसी को बुरा बोलूंगा दोनों साइड से, क्योंकि अब वो चल रहा है सप्लाई डिमांड। प्रोस्टिट्यूशन इज द ओल्डेस्ट प्रोफेशन, पता हो तो आपको ये बात, ठीक है। अब ये हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई प्रोस्टिट्यूट बनती है उसकी गलती है, हो सकता है उसके हालात वैसे हो सकता है मुझसे कुछ गालियां दे दे, और हो सकता है मुझसे एक इंसान की तरह ट्रीट ही कर दे, थोड़ा ढंग से ही बात कर ले, अगर तुम्हें उससे कुछ दोस्ती ना भी करनी हो तो। एटलीस्ट इंसान वाला ट्रीटमेंट सबको देना चाहिए। मुझे लगता है कि जो डिप्रेस्ड आदमी $20 दे रहा है उसको भी एक इंसानी ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसको भी कोई प्यार से बोले, बात करे उससे जाने पीछे, और जो बना रही है उससे भी कोई प्यार से बोले, बात करे, उससे दोस्ती करे। दोनों साइड से अकेलापन है वो दोनों साइड का, तो ना वो दोनों साइड से अकेलापन बढ़ता जा रहा है दुनिया के अंदर। तो दोनों साइड से हमें बस आपस में लोगों से मिलने जुलने की जरूरत है, दोस्ती यारी करने की जरूरत है, थोड़ा प्यार मोहब्बत बढ़ती है तो ये चीज अपने आप कम हो जाती है। तो इसमें कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग जो ऐसे लोग बना देना पॉडकास्ट से बैठ के, मैं पॉडकास्ट से बैठा हूं, लोग बहुत पॉडकास्ट में गालियां दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, एक्सट्रीमिज्म है, कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई पिल में सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना रेड पिल ना ब्लू पिल, मैं मानता हूँ गुड पिल। इंसानी ट्रीटमेंट दो, सब कुछ ठीक रहता है, सब लोग बदल भी जाते हैं, सब लोग अच्छा भी चलता है। तो हर तरफ से मैं किसी को कुछ बुरा बोलने में ऐसा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छा, कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते, अभी YouTube पे नए आए हो तो ध्यान रख रहे हो कि नहीं यार अभी सेफ खेलूंगा। मेरा ओपिनियन यही है, मेरा ओपिनियन यही सच्चा ओपिनियन है मेरा 100%। कोई कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है ही नहीं मेरे पास ऐसा इस बारे में। मैं कह तो रहा हूँ, मैं किसी गलती नहीं मानता इसके अंदर, दोनों की अगर गलती हो तो, अगर आप गलती समझते हो उसको तो दोनों की इक्वल हो गई, नहीं समझते हो तो आपकी मर्जी। और अगर आप चाहते हो, रोकना चाहते हो, तो वर्ल्ड में ऐसा आपके जाने से कुछ नहीं होता है, जो चल रहा है वो चलता है। इसको रोकने के लिए बहुत इतना मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स तो है नहीं कि लिख के दिया किसी ने कि गलत है कि सही है। मोरालिटी सब्जेक्टिव होती है। फिलोसफी का स्टूडेंट हूँ, हमारी पहला सब्जेक्ट मोरालिटी जब पढ़ते हैं उसका पहला चैप्टर ही होता है मोरालिटी सब्जेक्टिव। सही गलती को डेफिनेशन परिभाषा नहीं है, किसी को सही किसी को गलत, तो इसलिए हम उसमें ओपिनियन देते नहीं है। फिलोसफी के स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं कि एथिक्स हमेशा चेंज हो सकते हैं विद टाइम। अब एक टाइम में तो लड़कियों को मैथ्स करना भी बुरा था, लड़कियां मैथ्स करती थी उनको जला देते थे यूरोप में, मैथ साइंस पढ़ लेती थी तो एक टाइम में वो भी गलत था लड़कियों के लिए करना। तो फिर अब क्या पता कि क्या गलत है किसी को। तो मैं तो नहीं मानता कि मुझे पता है सही गलत क्या है। फिलोसफी पढ़ के ऐसा हो जाता है इंसान की, सोक्रेटिस ने कहा था कि ना ऑल आई नो इज आई नो नथिंग, तो वो वाली बात है। स्पर्श भाई, आप देखते हो इंटरनेट पे डॉली चाय वाला को, ओरी को, हाँ, ये जो इतने सारे क्रिएटर्स हैं जो मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं लगभग इंटरनेट पे, हाँ, लगभग देखा जाए तो, हाँ, मतलब मुझे लगता है जितना, हाँ, वो जैसे पुनीत सुपरस्टार ही हो गया भाई, वो ऐसी ऐसी हरकतें करता रहता है बंदा। जब ऐसे बंदे को कोई बंदा देखता है जो कि अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, और वो देखता है यार मैं पूरी जी जान भी लगा दूंगा ना तो भी मैं महीने का उतना ही कमाऊंगा जितना ये एक वीडियो में बना रहा है। सही बात है, मैक्सिमम बताऊं तो भैया बंदा क्यों वर्क, मतलब हार्ड वर्क क्यों करे बंदा? भाई मत करो, वही कर लो जो कर रहे हैं। वो वाली बात है, लाइफ इज नॉट फेयर भाई। अगर लाइफ मेहनत के अकॉर्डिंग पैसा मिलता तो मजदूर बहुत ज्यादा कमा रहे होते, ठीक है। लाइफ इज नॉट फेयर। अगर तुमने कोई चूज किया है तो उसका गुड और बैड दोनों तुम्हें मिल रहा है, ठीक है। अगर पुनीत सुपरस्टार कम मेहनत करके पैसे कमा रहा है, वो तुम्हारा ओपिनियन है, पर उसे फिर उतना हेट भी तो मिल रहा है, वो भी तो बर्दाश्त कर रहा है वो, ठीक है। आप तुम यूपीएससी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पर तुम्हें कोई हेट भी नहीं मिल रहा है, तुम्हें तो लोग तारीफ कर रहे हैं, यूपीएससी तारीफ कर रहा है, तो यूपीएससी कर रहा है, यूपीएससी कर रहा है, तो ट्रेड ऑफ है वो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब लाइफ इज नॉट फेयर, तुम्हें सब कुछ फेयर नहीं मिलेगा। मजदूर बहुत मेहनत करते हैं, कुछ नहीं बनता यार। अब मैं यूट्यूब पे इतनी मेहनत करता हूँ, मेरी वीडियो पे आते हैं 2-3 हज़ार व्यूज, पहले आते थे 200 व्यूज, पहले मैं 200 व्यूज पे नाचता था, ठीक है। अब एक क्रिएटर है जिसके पास पूरी टीम है, वो खाली एक उससे टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर और चला जाता है, स्क्रिप्ट कोई और, रिसर्च कोई और, एडिटिंग कोई, अपलोड कोई और, सब कुछ कोई और कर रहा है, वो खाली पढ़ के जा रहा है न्यूज रिपोर्टर की तरह। उसमें ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, मुझसे ज्यादा कमा रहा है, तो मैं बोलूं कि यार ये तो गलत बात है, मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, क्या हो गया भाई? लाइफ इज नॉट फेयर। मेरे सेम टाइम पे लोगों ने स्टार्ट के चैनल, उनके चैनल बहुत आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। यार आपने जो एक स्टिंग ऑपरेशन किया था एस्ट्रोलॉजी वाला, हाँ ऐसा ना, उसकी थोड़ी स्टोरी बताओ यार, क्या प्लानिंग करी, कैसे गए? 3 वीडियो प्लान अप था मेरा पहले से, 3 वीडियो प्लान करी थी कि 3 वीडियो आएगी इसके ऊपर। पहली वीडियो जनरल थी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, कि एस्ट्रोलॉजी क्यों स्कैम होती है इन जनरल, साइंटिफिक वीडियो थी, थोड़ा फनी कंटेंट था उसके अंदर, वो मैंने पहला जनरल चीज करी कि साइंटिफिक प्लस फनी पहला कर देते हैं।
सेकंड में मैंने किया स्टिंग ऑपरेशन एस्ट्रोटॉक ऐप के ऊपर, ठीक है। वहां पे मैं ऑनलाइन गया, एस्ट्रोटॉलजर से बात करी, उनको पैसे दिए, 2000 रुपये 2100 रुपये फूके मैंने एस्ट्रोटॉक ऐप पर, ठीक है, 2 अलग अलग अकाउंट से। फिर उनके मैंने सब कुछ बनाया, सब कुछ उनकी रीजनिंग निकाली, उनसे डिबेट करी, उनसे पूछा। क्या पूछ रहे थे वैसे मोस्टली, क्या पूछ रहे थे वैसे? मैं सोचा था कि वही पूछूं जो सब लोग पूछते हैं, एक करियर, एक लव लाइफ। दो लोग सबका मेन ही ओपिनियन इस बारे में है, ठीक है, कि क्या हमारा क्या जवाब दिया क्या होगा। सबका जेनरिक सा रिप्लाई, मैंने सबका रिप्लाई तो अलग अलग था। अगर भाई कुंडली सेम थी, रिप्लाई भी सेम होना चाहिए था। अगर विद्या सेम है तो रिप्लाई सबका अलग अलग था। फिर सबके रिप्लाई अलग अलग भी थे और वो गलत भी थे, ठीक है, क्योंकि कोई कहता है आपकी शादी 2026 में होगी, कोई कहता है 28 साल की उम्र के बाद होगी, एक ने कहा इस साल ही हो जाएगी। मैंने कहा इस साल तो मैं 21 साल का होऊंगा लास्ट में, ठीक है, तभी शादी करा हो गया, होता ही सीधा ही। तो कोई भरोसा नहीं था, किसी ने कुछ बताया तो नहीं। जैसे कुंडली किसकी दी थी आपने? कुंडली फेक दी थी क्या? नहीं, कुंडली रियल दी थी पहली बारी में। एस्ट्रोटॉक में रियल कुंडली दी थी, बिल्कुल सब कुछ रियल था। एस्ट्रोटॉक ऐप में रियल कुंडली दी थी और मैंने देखा कि वो रियल कुंडली पे क्या बोलते हैं, वो सब कुछ वही जेनरिक बातें, वेग बातें, बीच की बातें सब पे अप्लाई हो जाती है। मैं बोलूँ आप दिल के बड़े अच्छा आदमी हो, सबको लगता है दिल के बड़े अच्छा आदमी है। कौन ऐसा बोलता है दिल का अच्छा आदमी नहीं हूँ? बारनम स्टेटमेंट्स, ठीक है, हाँ, बारनम स्टेटमेंट सबके लिए वैलिड है, बारनम स्टेटमेंट देते हैं। फिर मैंने किया थर्ड वीडियो, यहाँ पे मैं गया ऑफलाइन, वहां मैंने दी फेक कुंडली, ये देखने के लिए कि फिर भी वो सेम बातें ही बोलते हैं क्या। वो अलग अलग कुंडली में भी लगभग सेम बातें चिपका रहे हैं। 2 अलग अलग कुंडली ने मुझे बोला कि आपको पैसों की कमी है। वो तो है। अलग अलग बंदे कुंडली देखी, पैसों की कमी तो मेरे सच में है, पर मैंने कुंडली 2 बार अलग अलग लोगों की दी है, एक मेरे दोस्त की, एक मेरे रैंडम सब्सक्राइबर की। तुमने कैसे पता लगाया? तो वो वाली बात है। तो वो कोल्ड रीडिंग करते हैं, बंदे को पहचान लेते हैं हाव भाव से, शक्ल से, उससे पहचान लेते हैं कि इसमें क्या दिक्कत हो, क्या कमी होगी। मेंटलिज्म होता है, मैजिशियन वाला ट्रिक्स होती है, माइंड ट्रिक्स होती हैं, वो कर देते हैं। तो ऐसा होता है। तो 3 वीडियो का सेटअप था ये, एक थ्योरिटी, फिर एक ऑनलाइन ऐप पे स्टिंग ऑपरेशन, फिर एक ऑफलाइन स्टिंग ऑपरेशन। ओके, मतलब कैसा रिस्पांस रहा फिर? ये बेस्ट रिस्पांस अभी तक मेरा। इससे मेरे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए थे। लास्ट में मेरे आई थिंक थर्ड वीडियो से पहले मेरे 952 हो गए थे, 956 हो गए थे, इससे 962 हो गए थे इनफैक्ट। हाँ, तो 960 964 के राउंड थे। और उसके बाद मैंने प्रणव को बोला था कि मेरे से कोलैब कर लो, साइंसेस डॉक के प्रणव को। तो मुझे लगा था कि मुझे पता था कि हर वीडियो में 50 से 60 तो गेन कर ही रहा हूँ, इस वीडियो में 1000 तो हो ही जाएंगे। बट मैं चाहता था वो 1000 भी एकदम बैंग के साथ हो, कि मतलब बेस्ट वीडियो हो जाए। मैंने बहुत टाइम लगाया इस वीडियो पे और मैंने प्रणव को बोला कि इसमें कोलैब भी कर दो, तो ये वीडियो बैंगर बन जाएगी एकदम। और वो सीधा 1000 की जगह सीधा 1500 1600 हो गए। मुझे खाली 1000 की उम्मीद थी, अगर बिना प्रणव के कोलैब के करता तो वो खाली 1000 तक जाते, 1000 तक चले जाते, पता था मुझे। पर 2-3 दिन में जाते आराम से 1000 तक। फिर उसी दिन 1000 में चले गए, अगले दिन तक 1500 1600 2 दिन में पहुंच गए थे। और फिर उसके बाद में चैनल मोनेटाइज हुआ 30 अप्रैल को। तो प्रणव को पहले ही जानते थे या फिर कांटेक्ट बस किया था इसके लिए? प्रणव का मैं मेंबर हूं, नास आयोग अच्छा, का जो मेंबर होता है, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप पे जो मेंबर, जॉइन बटन वाला जो मेंबर होता है पेड, वो मेंबर हूं मैं। मेंबर काफी टाइम से हूं मैं, 6 महीने से हूं मैं मेंबर, आई थिंक ज्यादा 6 महीने से। हाँ, तो उसका मेंबर मतलब प्रणव को मैं देख रहा था काफी टाइम से ही, 2 साल से देख रहा था शायद प्रणव को, 2 साल से। फिर मैंने ज्वाइन कर ली थी, 300 रुपये महीना की मेंबरशिप मुझे मिली व्हाट्सएप ग्रुप, मुझे वर्थ इट लगा तो मैंने दे दिए। फिर उन्होंने कहा कि साल की करना चाहते हो, साल की सस्ती पड़ेगी। मैंने कहा पैसे नहीं थे, 3000 रुपये है ही नहीं मेरे पास, 300 रुपये मुश्किल से। बिजनेसमैन है अभी भी प्रणव बिजनेसमैन है। हाँ, हो गया लगता है मुझे, शायद पता नहीं, पहले तो लगता था मुझे कभी उसको इतना बिजनेस आता होगा, आई डोंट थिंक सो। वो तो जनरल ऐसे लगता है, बंदा भोला सा ही लगता है मुझे, ठीक है, अच्छा बंदा है प्रणव। तो अभी भी प्रणव मेरी मेंबरशिप खत्म हुई पड़ी है, तो प्रणव बोलता है भाई मेंबरशिप खत्म हो गई, बोलता हूँ 1 हफ्ता रुक जा, 2 दिन निकालियो मत, 2 दिन रुक जा, पैसे अरेंज करो। 300 रुपये नहीं है मेरे पास, मेरे बैंक में 109 रुपये है, 300 रुपये अरेंज कर रहा हूँ, दूंगा तुझे 300 रुपये, 2 दिन रुक। हमेशा मैं लेट देता हूँ फीस, हमेशा। तो प्रणव क्या मतलब प्रणव सामने से बोलता है कि भैया करा पैसे? नहीं करा पैसे नहीं बोलता वो, खाली रिमाइंडर, एक बार रिमाइंडर मेल आती है उसकी, रिमाइंडर मेल ऑटोमेटिक आती है। अच्छा ऑटोमेटिक होती है, आपकी सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिक खत्म होने वाली है। तो मैं उससे बोल देता हूँ यार मेरे पास पैसे नहीं है, निकालियो मत ग्रुप से, 2-3 दिन रुक जा, 1 हफ्ता रुक जा, बाद में कर दूंगा। तो अभी भी 1 हफ्ते से आई थिंक एक्सपायर्ड पड़ी है। ऐसा क्या होता है उस ग्रुप में जो 300 रुपए देने को तैयार हो तुम?
वैसे तो प्रणव से बातचीत होती है वीडियो कॉल पे, वैसे भी चैट पे। अर्ली वीडियो एक्सेस मिलता है, स्क्रिप्ट का एक्सेस मिलता है, हमारे ओपिनियंस की वैल्यू होती है, थंबनेल हम लोग डिसाइड करते हैं थंबनेल कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो ये सब मिलता है पर्क्स। बाकी जो मेंबर्स हैं वो काफी हाईली इंटेलिजेंट लोग मिल जाते हैं वहाँ पे, जो कि सारे साइंटिफिक लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, यू नो, कुछ साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं उस ग्रुप में। तो अच्छा खासा कम्युनिकेशन बन जाती है वहाँ पे। मैंने अच्छे लोगों से बात करी है, यू नो, लगा कि हाँ समझदार लोगों से बात हुई है, तो काफी नॉलेज गेन करी मैंने वहाँ से। मतलब वर्थ इट है 300 रुपए है? मुझे वर्थ इट लगा, क्योंकि मैंने एस्ट्रोनॉमी की इतनी नॉलेज गेन करी, इतना कुछ सीखा वीखा साइंस के बारे में, ऐसे बारे में, तो वहाँ पे डिस्कशन होती है तो सीखने को मिल जाता है, तो मेरा वर्थ इट, पैसा वसूल है मेरा 300 रुपए महीना। प्रणब भाई सुन रहे होंगे, प्रणब भाई आपका प्रमोशन करा दिया हमने, अब आप जितना भी मिले उसका कुछ % हमें ट्रांसफर कर देना, ठीक है? हाँ मुझे भी मुझे मेरी फ्री कर दो मेंबरशिप। हाँ आप इसकी 1 साल की फ्री कर यार। दो, 1 साल की फ्री कर दो यार। हाँ, ये बस बात मुझे पहले पता होती बस ना, नहीं, पॉडकास्ट में बोल देता उन्हें। अच्छा अब ये हम बात बात थी। करते हैं। अभी भी सच हाँ बताऊं, अभी भी मेरे मेंबरशिप एक्सपायर हो चुकी है, 4-5 दिन हो चुके हैं आई थिंक। भरनी है, मुझे यार पैसे सही नहीं है। मेरे पास। ओके प्रवीण मोहन को जानते हो? प्रवीण मोहन सुनाओ भाई, याद आ सूडो जाए, साइंटिफिक क्लेम्स कहलाता है जो। एंशिएंट एलियंस, एडवांस हाँ हाँ टेक्नोलॉजी। हाँ, याद आ गया, याद आ हाँ गया, हाँ। करी थी वीडियो तो गेमिंग। हाँ तो अब एक वीडियो मैंने देखी थी आपके चैनल पे, ये भी है, इसके ऊपर भी है, जब आप डिबंक करते हो कि भैया एंशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं थी। हाँ तो एक हाँ बार हाँ। बताओ यार, क्या, क्यों भाई, क्यों क्यों एंशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती? क्यों एंशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती, इसका सवाल में इसका आंसर है। पहले बात तो, एंशिएंट टेक्नोलॉजी का मतलब है जो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी मानी जाती थी। उस टाइम पर किसने घर बना दिया ना, आर्किटेक्चर, मंदिरों का, घरों का, लाइब्रेरीज का, सिविलाइजेशन का, वो बहुत बड़ी बात थी। और मैं मानता हूँ उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी थी। उन्होंने टूल्स बनाए, उन्होंने पानी निकालने का सिस्टम बनाया, कुएं बनाए, इतना कुछ, नालियां बनाई, ढकी हुई नालियां बनाई भाई 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में। मूर्तियां बनाई, कॉइन्स बनाए, कितना कुछ बनाया। वो उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी है। पहिया है, बुलक कार्ड्स है, इंसान को, जानवर को डोमेस्टिकेट कर लिया है, यू नो, खेती बाड़ी करनी आ गई है, ये बहुत टेक्नोलॉजी है उस टाइम के अकॉर्डिंग। और इसके लिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए हमारी सिविलाइजेशन को, स्पेशली इंडियन सिविलाइजेशन को, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही अच्छी है उस टाइम के अकॉर्डिंग। 3 सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली थी, इजिप्ट थी, और मेसोपोटामिया में थी। 3 टॉप जो सबसे पुरानी है, उसके बाद आगे ग्रीस और चाइना में बनी है, नीचे बने, ऐसे बनी। तो अब तुम बोलोगे कि यार वहां पे टेक्नोलॉजी थी एरोप्लेन की, अब ये बात थोड़ी ज्यादा हो गई। एक तरफ तुम कह रहे हो वो लोग घोड़ा गाड़ी पे चल रहे हैं, बैलगाड़ी पे चढ़ रहे हैं, एक तरफ एरोप्लेन यूज कर रहे हैं, काफी वियर्ड हो गया। मतलब एरोप्लेन के लिए ना आपको फाइबर ग्लास चाहिए, टाइटेनियम चाहिए, इंजन चाहिए, कंबशन इंजन जो फोर्ड ने बनाया इतने साल बाद, डीजल पेट्रोल की नॉलेज चाहिए, ठीक है, फिर एरोडायनामिक्स की नॉलेज चाहिए, बर्नौलीज प्रिंसिपल, न्यूटन थर्ड लॉ, इतनी दुनिया भर की फिजिक्स चाहिए यार। पायलट का कोर्स इतना बड़ा होता है, इतनी फिजिक्स होती है उसके अंदर, इतनी हाईएस्ट फिजिक्स मैथ्स होती है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको टावर भी चाहिए। तो अगर सिर्फ एरोप्लेन का मेंशन मिला, हमें खाली बताया गया है कि एरोप्लेन, हमने मेंशन है, किताब में मेंशन है, खाली एक किताब में एरोप्लेन मेंशन है, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में सबूत थोड़ी मिले हैं कि टावर कहाँ थे, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कहाँ था, एयरपोर्ट कहाँ था, एयरप्लेन की टेक्नोलॉजी का मटेरियल कहाँ था, बनते कहाँ थे, इंजन कहाँ से आया, और वो इंजन उन्होंने एयरप्लेन में यूज किया तो स्कूटी बाइक क्यों नहीं बनाई, पहले पहले गाड़ी क्यों नहीं बनाई, एक तरफ घोड़ा गाड़ी, एक तरफ सीधा एरोप्लेन। भाई वो इंजन पहले गाड़ी में यूज करते, कोई भी बेसिक आदमी, पहले गाड़ी इन्वेंट हुई थी ना, बाद में एरोप्लेन इन्वेंट हुआ था ना। तो वो टेक्नोलॉजी, ये बोलना वियर्ड हो गया बात। ये वाली बात हो गई कि मैं लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि मैं कंपेयर करूंगा। अब हैरी पॉटर में लिखा हुआ है कि झाड़ू पे लोग उड़ते थे, अब हैरी पॉटर तो 10,000 साल पहले लिखी जाती और हमें किसी खुदाई वुदाई में मिल जाती, हम बोलते 10,000 साल पहले लोग तो भाई झाड़ू पे उड़ते थे। अरे तो भाई वो तो लिखा है ना, हमें कैसे पता, उसने फिक्शन लिखा है, उसने एज अ स्टोरी लिखा है, उसने एज अ फ्यूचर की प्रिडिक्शन लिखा है। फ्यूचर प्रिडिक्शन भी तो करते थे बहुत लोग। हम लोग इतने टाइम से फ्लाइंग कार्स की स्टोरीज लिख रहे हैं, फ्लाइंग कार्स, अभी तक नहीं आई ना फ्लाइंग कार्स, पर हमारी फ्यूचर की तमन्ना है कि हमें फ्लाइंग कार्स चाहिए। तो हो सकता है वो तमन्ना दिखा रहे हो अपनी कि हमें उड़ने वाली चीजें चाहिए। उड़ने का शौक तो इंसान को हमेशा से रहा है ना, उड़ना चाहता है इंसान हमेशा से। वो तैरना सीख गया, चलना सीख गया, गाड़ी पहिया बना लिया, सब कुछ कर लिया, उड़ नहीं पाया।
तो उड़ने की जो माइथोलॉजी का स्टोरीज है ग्रीक माइथोलॉजी में मिल जाएगी, वो पंख लगा के उड़ जाते हैं, रोमन में, इंडियन में, हर जगह आपको उड़ने का जिक्र मिल जाएगा, उड़ना चाहते हैं लोग, तो वो उनकी तमन्ना है भाई, वो उड़ने के ऊपर स्टोरीज लिखेंगे। अब तुम उसे सच थोड़ी मान लोगे, वो तो एक मेटाफर है यार, स्टोरीज लोगों के लिए बनाई गई है। अब प्रवीण मोहन क्या करता है, वो जितने भी स्कल्पचर्स देखता है, स्टैचूज देखता है एंशिएंट्स, और वहां पे वो जो डिजाइन देखता है, जैसे एक औरत बनी हुई है, उसके हाथ में एक सेलफोन जैसा कुछ है, वो मिरर है वैसे, बट उसको सेलफोन समझ बैठता है और कहता है ये वॉइस मेल टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे वॉइस मेल भेजा जा रहा है। मतलब उसके फॉलोअर्स जाके देखो आप, और उसके फॉलोअर्स जाके देखो भाई, वो बंदे कहते हैं वाह प्रवीण भाई, अगर आप नहीं होते तो हमें पता नहीं चलती हमारी विरासत क्या है, हम कहां से आए हैं, हमें अभी तक दुनिया ऐसे दिखती आ रही है, लेकिन आज हमें गर्व महसूस होता है कि हम एक ऐसी सिविलाइजेशन से आ रहे हैं जो एंशिएंट थी, जिन्होंने सारी टेक्नोलॉजी, सारी फिजिक्स के लॉ, थ्योरी सब निकाल ली थी। मतलब भाई तुम लोगों को प्राइड जो लेना है, जो गर्व भी है, वो लेना भी कहां से है, क्योंकि भाई पूर्वज कुछ करके गए, ये नहीं कि खुद कुछ कर लो, कि भैया जो आप करके उस पे बोलो कि हाँ भाई मैंने कुछ कर दिया, नोबेल प्राइज जीत लिया। अबे नोबेल प्राइज नहीं मिला 2009 से, इंडियन एक उसको मिला था साइंटिस्ट को, बस उसके बाद नोबेल प्राइज नहीं मिला है। लेकिन को गर्व करने के लिए क्या चाहिए भैया? हाँ, नोबेल प्राइज लास्ट इकोनॉमिक्स में मिला था अभिजीत बैनर्जी को। मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, साइंस की बात कर रहा हूँ। साइंस में नहीं मिला था, खाली पीस में मिला था कैलाश सत्यार्थी को 2014 में, और इकोनॉमिक्स में मिला था, साइंस में नहीं मिल पाया। साइंस में तो फिजिक्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह में कम ही कर रहे हैं काफी। इसका सिंपल सा रीजन ये है, अंग्रेज आए, हमें बता के चले गए तुम लोग इंफीरियर हो, तुम्हारी संस्कृति इंफीरियर है, तुम लोग घटिया लोग हो, अनसिविलाइज बार्बेरियन लोग हो, हम लोग ऊंचे, हम लोग गोरे, हम लोग बेटर। उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हम लोग, अब तो हम उनसे मुकाबला कर नहीं सकते, अब हमें पता है कि वो लोग बेटर हैं टेक्नोलॉजी वाइज, है बेटर भाई, यूरोप बेटर है, ज्यादा क्लीन है, टेक्नोलॉजी है, कम क्राइम है, हमें पता है वो सब है, सच है, कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम ये बोल सकते हैं अरे वो तो अब की बात है ना, आज से हजारों साल पहले हम तुमसे आगे थे, जो कि थे भी हाँ, हाँ, बिल्कुल राइट चीजों में ना। तो मूर्ति में बोल दो, स्कल्पचर में थे, कॉइन्स बनाने में थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में थे, नालियां बनाने में थे, हमने पूरा शहर बनाया वो सब में थे, नहरें बनाई वो सब में, वो ठीक है। पर तुम्हें चाहिए, हम ज्यादा ही एडवांस थे, हम लोग इतने एडवांस थे तो तुम आज भी नहीं हो, हम उतने हजार साल तो पहले थे, तुम होते कौन हो हमें बोलने वाले। तो वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की ओवर कॉम्पनसेशन करने के चक्कर में, हम तो बहुत आगे थे भाई, तुमसे तो बहुत आगे थे हम भाई, जिन चीजों में आगे थे वो गिनती की चीजें हैं, और वो सच है, वो खुद भी मानते हैं। उनके हिस्टोरियंस भी तो ये कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, उन्होंने डिस्कवर करी थी अंग्रेजों ने, हमें थोड़ी डिस्कवर करी थी, उन्होंने तारीफ करी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पहले, तो वो तो मानते ही हैं। पर तुम अगर फालतू बातें करोगे तो वो बेइज्जती कराने वाली बात है। जो बात सच्ची है ना उस पर तारीफ करवा लो अपनी, और वो लोग कर भी देंगे। झूठी पे कराओगे तो फिर वो बेइज्जती वाली बात है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से कंपनसेट कर रहे हो, बस ये है। लेकिन अब तो तुम देखोगे एनसीईआरटी के मॉड्यूल वगैरह जो अभी छपने वाले हैं, जो एनसीईआरटी किताबें वगैरह हैं, उसके अंदर भी इन चीजों का जिक्र आ चुका है। इसका आ चुका है, एंशिएंट विमानास का जिक्र आ चुका है कि भैया एंशिएंट विमानास हुआ करते थे। गुरुत्वाकर्षण की जो पहली बात की गई है वो हमारे किताबों में की गई है। ये किताबों की बात कर रहा हूँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारे मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया गया हमारे किताबों के अंदर, ये छपेगा। और ये जो अभी नया प्रिंट निकलेगा, बहुत कुछ हटाया गया है। 9th और 10th, हाँ 9th और 10th क्लास के पता नहीं कहाँ से थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हटा दी गई है। हाँ, 9th और 10th से, जो कि मुझे पता नहीं क्यों नहीं लगता कि अगर आप शॉर्ट में बता सकते हैं तो बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि अगर आप ये कह रहे हैं कि 11th 12th मतलब ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता दो भाई इवोल्यूशन है क्या चीज, उसके बाद आगे बढ़ जाओ। लेकिन नहीं, हटा दिया 9th 10th से कि भैया नहीं, बच्चों को बताएंगे नहीं भाई इवोल्यूशन क्या होता है। एक बंदा कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है E = mc स्क्वायर और इसको थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या उसको सुनाया था, डांट सुनाई थी उसको, कहा भाई अभी नहीं क्लियर करके, अगर तेरे को लगता है कि ये गलत है ना तो एक काम कर, इसका तू आंसर लेके आ कि भाई क्या सही है, तब आइयो बात करने। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा टाइम वेस्ट करते हैं ऐसे लोग जाकर। पढ़ी थी आपने न्यूज? मैंने ये वाली मिस, आई थिंक मैंने हल्की बहुत पढ़ी थी, मुझे हल्की हल्की याद आ रही है। किसी बंदे ने ऐसा बोला था, एवोल्यूशन को क्वेश्चन किया था, किताबों में नहीं होनी चाहिए। मैं बताता हूँ क्या है। मुझे एनसीईआरटी किताबें बहुत पसंद थी अपने टाइम पे, और मैं आज भी उन्हें पढ़ता हूँ ना, मैं कहता हूँ लोग हमारे सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को बेकार बोलते हैं, एजुकेशन सिस्टम की बेकार है। मुझे इतना अच्छा लगता था, एनसीईआरटी किताबें इतनी बढ़िया होती थी भाई, मतलब इसलिए यूपीएससी में चलती है वो, क्योंकि बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन, करेक्ट, प्रिसाइज, टू द पॉइंट, और बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन, एक्सपेरिमेंट्स, पीछे एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, बहुत अच्छा लगता था मुझे।
अब एनसीईआरटी के लोग तो उन्होंने सब काम खराब कर दिया है, पर हमारे टाइम में एनसीईआरटी बहुत अच्छी होती थी और मुझे बहुत पसंद थी पढ़नी। और ऐसा लोग बोलते हैं कि हमारी एंशिएंट कल्चर की बात नहीं होती थी, ये बात झूठ है। मैथ्स के एनसीईआरटी के हर चैप्टर के पीछे उस कॉन्सेप्ट की हिस्ट्री लिखी होती थी। तो पाए के पीछे लिखा हुआ है कि आर्यभट्ट ने पहले डिस्कवर किया था पाए, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति से आई है। ये बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं सारी की सारी। अलजेब्रा एक मुस्लिम स्कॉलर ने मिडिल ईस्ट में डिस्कवर किया था, अलजेब्रा वहां से आता है। तो उन्होंने बताया था, मैं पढ़ता रहा, हर चैप्टर के पीछे लिखा होता था हिस्टोरिकल नोट कि कैलकुलस इन्वेंट किया न्यूटन और लेबनीज ने, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति से आई जो इंडिया में इन्वेंट हुई। तो ऐसे हर चीज में लिखते थे वो लोग, पुरानी चीजें कहाँ से आती हैं। अब इसमें 3 कैटेगरी है, मैं बताता हूँ 3 कैटेगरी क्या है। पहली कैटेगरी है ऐसी चीजें जो हमने इन्वेंट करी थी और उसका क्रेडिट हमें मिलता भी है। फॉर एग्जाम्पल जीरो का हमने बनाया था, हमें क्रेडिट मिलता है। चेस हमने बनाया था, हमें क्रेडिट मिलता भी है। अब सेकंड कैटेगरी जो हमने बनाई थी, हमें क्रेडिट नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल फिबोनाची सीक्वेंस और जो गोल्डन रेशियो होता है, फिबोनाची सीक्वेंस होता है 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3, 3 + 2 5। ये हमने पहले डिस्कवर किया था कि नेचर में काफी जगह पाया जाता है, ऐसे करके फिबोनाची सीक्वेंस, गोल्डन रेशियो टाइप्स। पाई की वैल्यू अप टू आई थिंक 4 डिजिट्स, कितने डिजिट सही बताई थी आर्यभट्ट ने और वगैरह। ऐसी कुछ बातें हैं जो हमने बनाई थी, सच बात है, और उसका हमें क्रेडिट नहीं मिलता है, जो गलत हुआ हमारे साथ, जो मिलना चाहिए था, बात सच हो गई। थर्ड कैटेगरी है ऐसी चीजें जो हमने नहीं बनाई थी और उसका क्रेडिट हम लोग अब जबरदस्ती लेना चाहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट नहीं थी, ठीक है, सन और अर्थ की डिस्टेंस नहीं था, कैलकुलस नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री थी, मानते हैं। कैलकुलस नहीं था, कैलकुलस न्यूटन और एबलीज ने बनाया है, कैलकुलस नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री थी, कैलकुलस नहीं था। कैलकुलस की वजह से ही तो कुछ, इनफैक्ट आपको बताता हूं, न्यूटन ने जब लॉज निकाले अपने ग्रेविटी के और मोशन के, उनको मैथमेटिकली प्रूव करना पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मैथ्स ही डेवलप नहीं हुई थी उस टाइम पे इतनी। न्यूटन इन्वेंटेड द मैथ्स टू प्रूव हिज थ्योरीज। उससे पहले भी लोगों ने ऑब्जर्व किया था ग्रेविटी नीचे। भाई ये बात सच है कि भास्कराचार्य सेकंड ने, नहीं ब्रह्मगुप्त ने, ब्रह्मगुप्त ने सेकंड ने, आई थिंक, किसने, दोनों में से एक ने कहा था कि धरती का नेचुरल गुण है उसका खींचना अपनी तरफ। ये ऑब्जर्वेशन काफी बेसिक थी, ये काफी सभ्यताओं ने कर ली थी कि चीजें नीचे गिर रही हैं, ये कोई बड़ी ऑब्जर्वेशन नहीं है। पर न्यूटन का जो फॉर्मूला है G(m1m2/r²), 1/r² का जो रिलेशन है यूनिवर्सल, जी कांस्टेंट जो दिया उसने, उसकी वैल्यू जो दी, जो फॉर्मूला दिया, न्यूटन को क्रेडिट उसके लिए मिलता है। ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं मिलता कि नीचे गिर रही है सामान। ऑब्जर्वेशन तो 1000 लोगों ने कर ली थी, उसने उसको मैथमेटिकली प्रूव किया, इसलिए उसका नाम है। इसलिए हम भास्कराचार्य को क्रेडिट नहीं दे सकते। उसने खाली थ्योरेटिकली बोला था कि धरती खींचती है, और ये बहुत लोगों ने बोला था, पर न्यूटन ने कहा मैथमेटिकली प्रूव कर सकता हूं मैं किस रेट से खींचती है, किस फोर्स से खींचती है। ये बात थी न्यूटन की, इसलिए वो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम, और अब तक का भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट रहा। मैथमेटिकल प्रूफ किया ना उसने चीजों को। लॉज ऑफ मोशन भी लोगों ने ऑब्जर्व कर लिए थे कि जो चीज मोशन में रहती है, रोक दो तो रोकती है, मोशन ट्रांसफर होता है, एवरी रिएक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, ये सब थ्योरी में नोटिस हो जाते हैं। पर मैथमेटिकल, फिर ग्राफिकल, हम 9th में पढ़ाते थे, ग्राफिकल प्रूफ 3 इक्वेशंस का, फिर इक्वेशन वाला प्रूफ, वो सब न्यूटन का दिया हुआ है। तो वो मुश्किल चीज थी, वो न्यूटन ने करी है, इसलिए क्रेडिट उसका बनता है। तो ये बात है, तो बनता है हमारे कुछ चीजों का क्रेडिट हमने छीना गया, ये बात सच है। पर ऐसी बहुत चीजों का है जो हमने नहीं भी करी थी, इट्स ओके यार। 10 में से 5 चीजें, 2-3 चीजें करी, 2-3 चीजें नहीं करी, कुछ का क्रेडिट मिला, कुछ का नहीं मिला, ऐसा ही होता है सबके साथ। थोड़ा अनफेयर हुआ, बट ऐसा भी नहीं कि हम लोग बहुत ही ज्यादा एडवांस थे, कि हम तो आज से पहले एडवांस, ऐसा भी नहीं था। थे एडवांस अपने अकॉर्डिंग, उस जमाने के अकॉर्डिंग एडवांस थे, ये बात सच, ऐसा बोलना चाहिए। मैं बता रहा था कि अब जैसे एवोल्यूशन हटा दिया ना, तो एवोल्यूशन तो बढ़िया लगता था मुझे चैप्टर पढ़ने में, क्रोमोसोम वगैरह पढ़ाते थे हमें एवोल्यूशन के टाइम पे, सेम उसी इगो चैप्टर के आसपास ही था वो। और अब सब हटा रहे हैं, अब ये सब क्या बोल रहे हैं कि अब हिंदुज्म की जो थ्योरी थी एवोल्यूशन की, जो विष्णु जी के अवतार थे, वो वाली चलेगी। अब विमानास ले आएंगे बेफालतू में, और वही है, सेकुलरिज्म हटा देंगे, पॉलिटी का सिलेबस कम कर देंगे। बल्कि पॉलिटी की बुक, 11th क्लास की पॉलिटी की बुक से बढ़िया बुक कोई नहीं मिलेगी आपको, अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है तो, देश के बारे में जानना है तो। इतनी पतली, इतनी बढ़िया टू द पॉइंट बुक मैंने आज तक नहीं देखी, मजा आ गया था पढ़ के। पर हाँ, अब दिक्कत हो जाएगी, लोग एवोल्यूशन बिलीव करना छोड़ देंगे,
साइंटिफिक टेम्परामेंट लो होगा कंट्री का, नुकसान तो देश का ही है। अब कोई उसमें क्या कर सकते हैं क्या, हम तो बस वीडियो बना के लोगों को अवेयर कर देते हैं। अब सिर्फ टीचर ही संभाल सकता है इसको, कि जब जो टीचर पढ़ा रहा है अगर वो हमारे जैसा रैशनल बंदा है ना, वो फिर तो संभाल लेगा कि भैया चलो ये बकवास है, वो सीधा बोल देगा पढ़ाते वक्त ही कि ये बकवास है भैया आगे बढ़ो, वो बोल देगा। बाकी टीचर ही संभाल सकता है, किताबें तो भैया अब क्या करेगा बंदा। और कुछ यूट्यूबर हैं वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे आप हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आते हैं कि भैया ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज है भाई, ये लॉ क्यों लगा हुआ है इसके आगे। अभी होता क्या है ना यार, इतना लेजी इंसान हो गया है ना कि उसको कुछ ऐसा चाहिए, अब उसका रिलीजन से विश्वास उठ गया कि भैया गॉड वॉड ये तो कुछ देते ही नहीं है जब हम मांगते हैं, तो कुछ साइंटिफिक ऐसी चीज मिल जाए कि भैया मतलब कोई साइंस का बंदा आके ये कह दे भैया जो तू कहेगा ना, जो तू मांगेगा वो मिल जाएगा तेरे को, और उसके पीछे का साइंस बता दिया। मतलब ये कि भैया थॉट्स के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे करके। तो बताओ भाई लोग क्यों बिलीव करते हैं अभी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज में, मैनिफेस्टेशन के अंदर, अफर्मेशंस बोलने में, पॉजिटिव थिंकिंग में, क्या चक्कर है? इतनी $1 बिलियन इंडस्ट्री कैसे बन गई है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना फंसा था मैं भी 2017 के अंदर, जब इसकी बुक आई थी द सीक्रेट। रोंडा ब्रायन इसकी टॉप प्रमोटर है। तो वो बुक, उसकी मूवी आई थी, मूवी देखी थी। फिर एक बुक आई थी इसकी हीरो मैजिक। ये बुक ना मेरे दोस्त ने, मैं दूसरे दोस्त को गिफ्ट करी थी, एक दोस्त दूसरे दोस्त को गिफ्ट करी थी। तो वो बुक हम सबने पढ़ी थी फिर करके। पहले उसने पढ़ी, फिर मैंने पढ़ी, फिर ऐसे करके सबने पढ़ी थी वो बुक। उस टाइम हम उसे उसमें मानने लग गए थे। क्या करते थे वैसे आप, क्या करते थे? 9th-10th में था, मैं बता दूं क्या करता था। मैंने एक पत्थर बना लिया अपना, लकी रॉक। एक पत्थर उठाया जो मैं लकी रॉक है, उसको मुट्ठी बंद करके विश मांगनी, उससे पॉजिटिव एनर्जी लेनी है, उससे पॉजिटिव एनर्जी। फिर एफर्मेशन लिखनी है, आई एम रिच, आई एम ये, आई एम वो, आई एम ये। ठीक है। फिर एक 10 का नोट लो, उसके ऊपर 10 जीरो और बना दो, जितने भी आपको पैसा कमाना चाहते हो उतने जीरो बना दो। ठीक है, ये भी किया था मैंने, वॉलेट में रखा था उस नोट को। फिर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मैंने अपनी अम्मी को भी सिखा दिया, उन्होंने भी ये मान लिया। हम फिर बैठ के करते थे, सोचो 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 सोचो, मिल रहा है, मैं अमीर हूँ, देखो देखो मैं अमीर हूँ। डिल्यूजन हो गए थे यार लोग। हाँ, लोग रियलिटी से टच खत्म हो जाता लोगों का, रियलिटी से करते करते। तो ये हालत हो गए थे यार हमारे, तो बहुत बुरी हालत हो गई थी उस टाइम पे। ये सच बताऊं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमारा तो बुरा हाल होता था। हम तो बहुत फंस गए थे इस चक्कर में। बुक्स भी पढ़ ली, न्यूज़ भी पढ़ ली, पत्थर वत्थर रख लिए, लिखना भी स्टार्ट कर दिया, सब कुछ हो गया, कुछ रिजल्ट उसका कुछ आया नहीं था। अल्टीमेटली आप और डिप्रेसिव हो जाते थे। जो पता है, मैं सोच तो रहा हूँ, अरे मैं कर तो रहा हूँ, मैं सोच के मैं मानता हूँ, सोचना नहीं होता उसमें मानना होता है कि आप अमीर होंगे नहीं, हो अमीर। ये मेरा बंगला है, ये मेरा फ्लैट नहीं है छोटा सा, छोटा मेरा बंगला है ये पूरा। तो ये ऐसे वो कहते हैं ना, वो विजुलाइज करने के लिए कहते हैं कि विजुलाइज करो। हाँ 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 हाँ। अब ये मेरा सैमसंग का फोन, ये मेरा ये पुराना फोन, 4 साल पुराना फोन, ये मेरा iPhone 15 प्रो है, सैमसंग S24 अल्ट्रा है। इमेजिन करो ये S24 अल्ट्रा है, तो मानता हूँ S24 अल्ट्रा है। तो भाई नहीं, फिर वीडियो तो क्वालिटी वैसी नहीं आ रही। ये इससे बहुत टाइम वेस्ट हुआ, बहुत ज्यादा। तो ये क्यों बना भैया इतना लोग, ये क्या फिलॉसफी, इसकी साइकोलॉजी क्या है? बंदे क्यों इसमें पीछे पड़ते हैं? जैसे हम पढ़े थे, मैं भी पढ़ा था इसके पीछे। इसकी साइकोलॉजी ये है, बताओ साइकोलॉजी में थोड़ा सा इसका इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट, थोड़ा सा इफेक्ट ये है, कभी कभार आप पॉजिटिव होने से कोई काम अच्छे से कर देते हो। मान लो मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ और मैं मान लो मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो मैं कॉन्फिडेंट हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब क्या पता है इस कॉन्फिडेंस की वजह से मैं इंटरव्यू में अच्छे जवाब दे पाऊं। अब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से नहीं हुआ है, वो मेरे कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ है। पर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चक्कर में कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया कि नहीं मैं तो होगा ही क्लियर, मेरा तो, मैं तो अमीर हूं ही, मैं तो अच्छी नौकरी करता हूँ। एक दो तुक्की जगह फायदा हो जाता है, एक आध जगह। बट यार पर फिर भी अगर वो इंटरव्यू ना निकला तो अल्ट्रा डिप्रेशन है, क्योंकि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो किया था। फिर आप बोलोगे यार मैं तो सब कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मैं डिजर्व भी नहीं करता, फिर तो मैं किस्मत में नहीं है मेरे, तो वो फिर दुख भी ज्यादा है उसके अंदर। तो लोग डिप्रेस भी ज्यादा होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चक्कर में ना, परेशान होते हैं विजन बोर्ड बना के अपना। मैंने पढ़ी थी थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन की थी, नेपोलियन हिल की में भी। यही पढ़ी है मेरे पीछे, मैंने हटा दी। मेरे यहाँ पे रखी थी पहले, मैंने हटा दी यहाँ से। अरे ये जब किताब आई तो हर गरीब इंसान को ये लगा भैया अब हमारी किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि अब तो ये किताब में लिखा है, अब तो ये किताब में लिखा है कि भैया हम लोग बस सोचेंगे और अमीर हो जाएंगे।
तो ये जो सीक्रेट फॉर्मूला मिल गया ना, क्या हुआ? अभी दिखाता हूँ ना आपको, रुक जाओ, कहाँ गई वो किताब मेरी? ओके ओके, ले आओ ले आओ ले आओ। ये रही देखो, ये रखी, ये रही। बेस्ट सेलर। वैसे वेस्ट, पता रिच कौन हुआ इसको? बस इसका जो राइटर है वो रिच हुआ, बस, और कोई रिच नहीं हुआ। नेपोलियन हिल, इसने पैसे कमाए बुक लिखकर। हाँ, इसको पकड़ के मारो यार। इसको पकड़ के मारो यार। इस बंदे मर चुका है, मर चुका है ये। हाँ, बहुत पुरानी बुक है ना ये तो, 1883 में लिखी गई थी ना ये तो। अरे भाई, पैदा हुआ था वो बंदा। तो फिर इसने कितना बुरा काटा है सबका भाई। कितना भयंकर काटा है, पूरी जनरेशन का काटा है इसने, 3-4 जनरेशन का। इसको मैंने पढ़ा, मैंने कहा अब तो अमीर बन ही जाऊंगा। हाँ, अब तो हो गया क्लियर, अब तो मैं अमीर बन गया। फिर 2 साल तक कुछ नहीं हुआ, अभी भी गरीब हूँ। मेरे दोस्त तो आज भी मजाक उड़ाते हैं, मैं बहुत बुरा फंसा था इसके अंदर कि मैं तो दिन भर ऐसे कहते नहीं भाई मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगा, तू नेगेटिव मत बता। मतलब इंसान ना, एक तो मतलब नेगेटिव सोचना भी नहीं चाहता। मतलब कोई नेगेटिव होती भी है तो कोई मतलब बुरी चीज भी, मान लो मेरे दोस्त को चोट लग गई, मेरे दोस्त मेरे सामने गिर गया, बोले नहीं भाई पॉजिटिव सोच, तू गिरा किसी अच्छी चीज के लिए हुआ, यूनिवर्स हमें कहीं ले जा रहा है भाई, यूनिवर्स हमें किसी सही दिशा में ले जा रहा है भाई। अरे भाई मेरे को चोट लग गई है भाई, खून निकल रहा है मेरा, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव क्यों ढूंढ रहा है कुछ भाई तू? हाइपर पॉजिटिविटी आ जाती है ना जो नीचे लेके जा रही है, बस तुम्हें ग्रेविटी नीचे लेके जा रही है, तुम गिर रहे हो, उठो और डॉक्टर के पास जाओ, बस यही है। अब तुम जिन यूट्यूबर्स वगैरह जो ये बेचते हैं ये सब, जो ये फालतू की चीजें, उनको बोलोगे ना भैया मेरा काम नहीं किया, मैंने तो सोचा था, मैंने तो किया था, मैं तो पॉजिटिव था, तो बंदा कहेगा भैया कुछ कमी थी आपकी सोच में, आपके मन में डाउट था। जिसके मन में 1% डाउट होगा तो यूनिवर्स क्या करता है, खींच लेता है पीछे से आपकी चीजें। मतलब यार आप किसी भी तरीके से उस बंदे को ये प्रूव नहीं कर सकते कि भाई तेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक तो लॉ पता नहीं किसने लिख दिया यार, ये लॉ वर्ड कौन लेके आ गया? मतलब यार कैसे बेचा जाता है एक वर्ड को, कैसे बेचा जाता है एक एक सूडो साइंटिफिक क्लेम। भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो जिन्होंने भी बनाया है ना, उससे सीखना चाहिए। उन्होंने जो पब्लिश किया और बिलियन पैसा कमाया, ऐसा कोई सूडो साइंटिफिक क्लेम जो होता है इसमें ये खास बात ही होती है कि जल्दी फैलते हैं, जल्दी पैसा कमाया जाता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी का ले लो, अभी न्यूमरोलॉजी टीवी में आते थे लोग, टीवी में आने लग गए थे लोग सारे, और जिसके वो थे प्रमोटर, हिस्ट्री टीवी 18 पे आने लग गए थे, हिस्ट्री नेट जियो के अंदर उसका शो था। ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, अभी न्यूमरोलॉजिस्ट वगैरह फैल रहे हैं। आप देखो पॉडकास्ट पे आके बोलते हैं भैया अपने ना यहाँ पे कान के पीछे 58 लिखवा लेना, सर का दर्द चला जाएगा। किसी को ट्यूमर हो बेचारे को, वो बेचारा चेकअप कराने जा ही ना, उसका एमआरआई स्कैन हो ही ना, है ना, वो टपक जाए, फिर बोलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, मतलब लिखा ही था फिर तो ही इज इन अ गुड प्लेस राइट नाउ। कुछ ना कुछ सोच समझ के मरा होगा बेचारा, भगवान ने कुछ तो सोचा ही होगा। वो वाली बात है, अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत दिक्कत है इससे, बहुत लोगों की जान खतरे में है इन चीजों की वजह से। स्किल की ऐसी कमी है, एक तो स्किल की बात भी क्या करूं यार, स्किल आप मेरे एक दोस्त ने वीडियो एडिटिंग सीखी, आप भाई एआई ने जगह ले ली उसकी। इतनी मेहनत करके। हाँ। उस बंदे ने कंटेंट राइटिंग सीखी, चैट जीपीटी आ गया, उसने भाई ने मतलब भाई क्या यार, बंदा कुछ भी सीखे स्किल, एआई आ जाता है। अब देखो मेरा म्यूजिक प्रोड्यूसर का मेरा काम है, अब एआई आ गया, एक क्लिक में म्यूजिक बन जाता है। आपको बस जॉनर बताना है, बीपीएम बताना है, फील बताना है कि उसमें और इंस्ट्रूमेंट बताने हैं, आपको म्यूजिक बना के दे देगा। आप क्यों करेगा कोई बंदा स्किल डेवलप यार, जब एआई आके ऐसा मतलब कर देगा आपका काम खराब, फिर वो क्या करेगा? बैटिंग ऐप और ड्रीम 11 पे तो आएगा, एआई तो आएगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, जितना मर्जी आप पोस्ट कर लो, जितना मर्जी डर लो, अब तो वो आ गया है। अब तो वो जॉब्स खाएगा भी पर जॉब्स देगा भी, क्योंकि एआई की फील्ड में जॉब्स बनेगी भी। एआई को कौन प्रोग्राम करेगा, एआई कौन बनाएगा? एआई भी तो इंसान ही बनाता है। एआई को ट्रेन कौन करता है? हम इंसान ही तो करता है ट्रेन। तो वहां पे जॉब्स खुल जाएंगी, एआई ट्रेन की, एआई मॉड्यूल, एआई कमांड, उसकी कमांड की जॉब आई थी हमारे कॉलेज में, मैं सिलेक्ट भी हुआ था उसमें, कि एआई को ना आपको कमांड्स देने हैं, प्रॉम्प्ट्स देने हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियर की जॉब, प्रॉम्प्ट्स देने हैं और उसको आपको जॉब मिलेगी, पैसे आपको प्रॉम्प्ट्स देने खाली बैठ के एआई को। मैंने मना कर दिया, मैं तो नहीं कर रहा। तो ये था। तो अब जितनी जॉब्स भी क्रिएट हो जाएंगी, कुछ जॉब्स नहीं हट जाएंगी। अब वही है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स आएंगी तो ड्राइवर की जॉब हट जाएगी सारी, बट सेल्फ ड्राइविंग कार के जो मैकेनिज्म बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बना रहा है इंजीनियर, जो कैमरास लगा रहा है उसके अंदर, जो उसकी बैटरी बना रहा है इलेक्ट्रिक, जो उसके ऐप बना रहा है, वो सारी जॉब बढ़ गई। तो फिर जॉब्स तो बढ़ भी रही है, घट भी रही है। अरे उसके बारे में बताओ आप, ये स्किल वगैरह। तो स्किल से याद आया मेरे को, जितने कोर्स बेचे जाते हैं ऑनलाइन, जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह अपने अपने कोर्स निकाल लाते हैं,
कोई टाइम मैनेजमेंट सिखा रहा है लोगों को कि भैया 5 बजे आप उठ जाना और 6 बजे हग लेना और 8 बजे तक तैयार होकर ऑफिस चले जाना, फिर 11 बजे ये कर लेना। भैया मतलब टाइम मैनेजमेंट सिखा रहा है वो बंदा, और उसके पैसे छाप लिए, करोड़ों रुपए छापे हैं। मैं उसका नाम नहीं लूंगा यूट्यूबर का। वो बंदा भाई चलो चैट जीपीटी सिखा रहा है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मुझे पता है उसका टाइम मैनेजमेंट कोर्स मैंने भी देखा है। अच्छा, खरीदा नहीं था, मैं देखा हुआ, बट वैसे खरीदा नहीं था। तो क्या लगता है, वर्थ इट होता है फालतू में, या फिर यूं ही मतलब टाइम वेस्टेज है? टाइम मैनेजमेंट का कोर्स लेके टाइम वेस्ट कर लिया। कोर्सेज का ना बहुत ही वियर्ड चीज है, जिसके बारे में कई बार सोचता हूँ मैं। कोर्सेज के बारे में मैं खुद भी सोचता हूँ। एक तो मैं सोचता हूँ कि मुझे खुद के कोर्सेज बनाने हैं। मैं एजुकेशनल यूट्यूबर हूँ, मेरे कोर्सेज बिकेंगे, मैं कोर्सेज अपने खुद के बना सकता हूँ, स्किल डेवलप कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स का जमाना है। मैंने वीडियो एडिटिंग ऑनलाइन कोर्सेज सीखी है अपनी खुद की। मैंने सब कुछ ऑनलाइन कोर्सेज सीखा है ना, यूट्यूब के बारे में जितना भी सीखा है सब ऑनलाइन कोर्सेज सीखा है। एक तो फिर ऑनलाइन कोर्स के बेनिफिट्स भी दिखते हैं फिर यहाँ पे, चाहे वो यूडेमी दे रहा हो, स्किल शेयर दे रहा हो, तो बेनिफिट्स तो यहाँ दिख गए कि हाँ भाई लोग घर बैठे बैठे सीख के कुछ कमा तो रहे हैं। मैं भी कुछ तो कर ही रहा हूँ, देखो ऑनलाइन घर बैठे बैठे सीख गया, फायदा हो गया, फ्री में सीख गया, फ्री में सस्ते में सीख गया। यूडेमी का कोर्स 350, 500, 550 में आ जाता है। वो भी 21-22 घंटे का कोर्स था, वो पूरा पूरा सिखाते हैं प्रीमियर प्रो। अब सेकंड आता है कि उसमें कंप्लीशन रेट 2-3% ही होता है। ज्यादातर लोग उसे कंप्लीट ही नहीं करते, ज्यादातर उसे छोड़ देते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं ज्यादातर लोग देख के। फिर थर्ड आता है कि कोर्सेज इतने नेसेसरी नहीं है, इतने कोर्सेज लेके करोगे क्या? अब जिसको टाइम मैनेजमेंट जिससे नहीं होता है उससे नहीं होता है। अब मुझसे नहीं होता टाइम मैनेजमेंट, मैं खुद कह रहा हूँ मुझसे नहीं होता है। मैंने देखा, मैंने बहुत कोर्स देखे टाइम मैनेजमेंट पे, मुझसे नहीं होता है, मुझसे अभी भी नहीं होता है। और मैं कभी जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट कोर्स बना भी नहीं सकता, खुद से नहीं होता यार मुझसे, मैं क्या ही बोलूं। ठीक है, अब तो ये बात तो है कि कोर्सेज में लोग पैसा बर्बाद तो कर रहे हैं काफी। अब क्रिएटर की इंटेंशन क्या है ये हमें नहीं पता। क्या उसने लो क्वालिटी का कोर्स बनाया, ज्यादा पैसे प्राइस रखकर और मार्केटिंग से बेचा, तो लोगों को उसने ठगा। अगर उसने हाई क्वालिटी कोर्स बनाया जिसमें लोग सीख रहे हैं, कंप्लीशन रेट भी अच्छा है और सस्ता भी है, फिर तो लोग उसे दुआएं देंगे। अब जिससे मैंने प्रीमियर प्रो सीखा था, एडिटिंग सीखी थी वीडियो एडिटिंग की, वो था फिल एबनर नाम का बंदा, फॉरेन का बंदा। उसका 21-22 घंटे का कोर्स यूडेमी पे 350 रुपए सेल में मिलता है, और मुझे वो पूरी वर्थ लगी 350 रुपए की। 550 रुपए अभी भी बिक रहा है, 550 की पूरी वर्थ है, मैं मानता हूँ पूरी वर्थ देता है। तो मेरे लिए तो उस बंदे के लिए दुआ है, सस्ते में सब कुछ सिखा के चला गया मुझे तो, ठीक है। पर अगर मैंने अभी ले लिया टाइम मैनेजमेंट का कोर्स 5,000 रुपए का, और उसको मुझे फायदा कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं फिर वो धोखाधड़ी, फिर वो स्कैम हो गया। तो ऑनलाइन कोर्स का ये सीन है। आई थिंक ऑनलाइन कोर्स ना बनाने से पहले क्रिएटर सोचना चाहिए, इसका प्राइस एक तो नॉमिनल सा रखें, सब लोग अफोर्ड कर पाए, प्राइस थोड़ा कम सा ही रखना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। दूसरा, ऐसा कोर्स हो जिसमें एक्चुअल में वर्थ भी हो, एक्चुअल में वर्थ हो भाई, तुमने एक्चुअल में जी जान लगा रखी हो अपने कोर्स के अंदर बनाने में, ठीक है, लगना चाहिए ऐसा कोर्स है। अभी मैं ध्रुव राठी का कोर्सेज देख रहा था, चैट जीपीटी पे है, एक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है और एक यूट्यूब पे ऊपर अभी आया है। फिर अंकुर राय को कोर्सेज देखे थे, ध्रुव ने भी निकाला टाइम मैनेजमेंट पे 3 कोर्स है ध्रुव राठी के, टाइम मैनेजमेंट, चैट जीपीटी और यूट्यूब। हाँ, वो बना रहे टाइम मैनेजमेंट कोर्स। अब मुझे नहीं पता ना क्यों, कितना इफेक्टिव है कितना इफेक्टिव नहीं है। अब मेरे तो इफेक्टिव नहीं है, मेरे पैसा वेस्ट है टाइम मैनेजमेंट कोर्स के, पर उसका यूट्यूब वाला कोर्स कुछ कुछ बातें लगी उसमें अच्छी, उससे कुछ कुछ सीखा मैंने। बीच की चीज है यार। आई थिंक अच्छा बंदा तो सीखना चाहता हो और अच्छा कोर्स सही प्राइस पे, ये एम होना चाहिए हर एक क्रिएटर का और हर एक कंज्यूमर का। तो वो बढ़िया ऑनलाइन कोर्स बनाओ, जितने मर्जी बनाओ, पर लूटने वाला काम मत करो घटिया कोर्स बना के। बिल्कुल बिल्कुल। कोर्स लिया था तुमने? कौन कौन से कोर्स? इसके ध्रुवटी के लिए थे बस वो, सॉरी वो एडोबी वाला लिया था एक। खरीदा मैंने कोई भी नहीं है, खरीदा मैंने कोई भी नहीं है, दोस्त यार मैं समझ गया, समझ। हाँ हाँ, बाकी अपना है, अलग ही सोर्स होते हैं हमारे तरीके होते हैं हमारे निकालने के। अब इंटरनेट पे तो टाइम से रह रहे हैं, सालों से इंटरनेट में हूँ मैं, तो अब हर चीज का सोर्स पता है। कोई बुक रिकमेंड कर सकते हो जो आप पढ़ते हो, आपको बहुत अच्छी लगती हो? आजकल तो मैं वो पढ़ रहा हूँ, फ्रीकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी बुक है फ्रीकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के ऊपर ही है फ्रीकोनॉमिक्स, बट इकोनॉमिक्स के ऐसे ह्यूमन बिहेवियर कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि बच्चे एग्जाम में चीट क्यों करते हैं
और टीचर एग्जाम में चीट क्यों करती है, पॉलिटिशियन खर्चा क्यों करते हैं इलेक्शन में, और इन चीजों के ऊपर, बहुत चीजों के ऊपर ह्यूमन बिहेवियर को इकोनॉमिक्स के थ्रू समझाया हुआ है कि इंसेंटिव कैसे वर्क करते हैं। इंसान को अगर तुम पैसा दो क्या कुछ नहीं कर सकता, और उसके बाद बहुत अच्छे एग्जाम्पल, बहुत अच्छी स्टोरियाज और बहुत अच्छा सब कुछ बहुत जबरदस्त है उस बुक में, बहुत पसंद आई मुझे। अभी एक चैप्टर नहीं पढ़ा है, मजा ही आ गया चैप्टर पढ़ के। तो फ्रीकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, बाकी बुक्स है यार जो पीछे हैं वो सारी रिकमेंडेड है। कुछ तो बताओ, नाम तो होंगे, आगे भी ध्यान तो होंगे। एक आगे भी लाइब्रेरी है मेरे, वहां पे भी रिकमेंडेड है। नाम जो रिकमेंड करता हूँ मैं, एक मुझे बुक बहुत पसंद है, वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मेरी वन ऑफ द फर्स्ट सेल्फ हेल्प बुक थी, डेल कार्नेगी ऑथर, बहुत बढ़िया लगता है मुझे, जेन्युइन बात, सस्ती बुक, काम की बात। अच्छा, उनकी ये बुक है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। अच्छा, बंदे को स्ट्रेस से दूर ले जाती है, अच्छी शांति दे देती है उस बुक को पढ़ते। काफी अच्छे उपाय है उसके अंदर अपने आप को स्ट्रेस से फ्री करने के लिए। यहाँ पे फ्रीकोनॉमिक्स रखी सामने, और कौन सी बुक है मेरे पास, सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक इज आल्सो अ वेरी गुड बुक। लोग उस पर ऐसा शो ऑफ करते हैं खाली उसका टाइटल दिखाकर, बट उसके टाइटल से वो बहुत कुछ डीपर है। टाइटल तो उसका खाली कुछ भी नहीं, टाइटल तो खाली एक क्लिक बेट है, जैसा थंबनेल बनाते हैं ना ताकि लोग उठा लें उस बुक को, इसलिए टाइटल हुआ है। पर उसमें बुक में बातें बिल्कुल अलग करी हुई, बहुत अच्छी बातें करी हुई है। अच्छा, मुझे अच्छा लगती है उसकी बातें। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला है, मुझे पसंद है पढ़नी। पढ़ी हुई है, हाँ मधुशाला मुझे पसंद है, वो भी मेरे पास रखी है। ठीक है। उसके अलावा रॉबर्ट ग्रीन की बुक्स जितनी भी होती हैं, रॉबर्ट ग्रीन की जितनी बुक्स हैं, सुरक्षा, पावर, लॉज ऑफ नेचर, लॉज ऑफ ह्यूमन, सब बढ़िया है। रॉबर्ट ग्रीन बढ़िया बनता है, प्रैक्टिकल बनता है, बहुत प्रैक्टिकल बनता है। ये है। उसके अलावा कौन सी, आई थिंक मैं नॉन फिक्शन ही पढ़ता हूँ ज्यादातर। बाकी ये है क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ ग्रीक फिलोसफी पढ़ता हूँ, जो कि मैं तो फिलोसफी की बुक तो रखी रहती है। तो वही पूछ रहा था कि मैं अभी तक सारी सेल्फ हेल्प बता रहे हो, लेकिन फिलोसफी के स्टूडेंट और फिलोसफी की कोई बुक नहीं बताई। हाँ, फिलोसफी की है ये वाली बुक है, येलो कलर की। मतलब मेरे ऑडियंस देख लेगी वहां पे, हाँ मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देख लेगी, नाम क्या है उसका? लगाऊं, दिखाऊं? नाम तो बता दो यार। ये ओके, क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ ग्रीक फिलोसफी। ओके, WT स्टेस। ये पुराना बंदा था काफी ये भी, पर इसने काफी अच्छा कंसाइज वे में पूरी क्रोनोलॉजिकल दी हुई है। ग्रीक फिलोसफी के स्टार्टिंग से लेके सारे फिलोसफर, सोक्रेटिस, प्लेटो, बहुत अच्छे से दी हुई है। मुझे बहुत अच्छी लगती है किताब। ऊपर से बाकी फिलोसफी की रीडिंग है मेरी, पढ़ना चाहते हो तो कोर्स की रीडिंग पढ़ी है कॉलेज की। ये अगर किसी को पढ़नी हो तो पब्लिश तो कराओ, पब्लिश तो कराओ। मेरी थोड़ी है, मैं थोड़ी लिखी है, तो कोर्स कॉलेज की तरफ से मिलती है ना, तो कोर्स की हमारे। तो अच्छा, तो स्कैन करके इसको स्कैन करके पीडीएफ डाल दो इसका। मिल जाता है पीडीएफ आराम से इसका। ये कोर्स की है भाई, ये पढ़ लो, 4 पढ़िए, मैं ऐसे नहीं पढ़ी जा रही। मेरे एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ लो, कोई बता दो, पढ़ के समझा दो। ठीक है, ओके बस ये है। चलो यार स्पर्श, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। 1 घंटा 8 मिनट हो गए, पता भी नहीं चला। और आगे बढ़ते रहो यार, ऐसे यूट्यूब में आपकी और वीडियोस का इंतजार रहेगा। ठीक है, कुछ बोलना चाहोगे ऑडियंस को? भाई थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं बहुत खुश होता हूँ पॉडकास्ट करके, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आई थिंक मुझे करने चाहिए और पॉडकास्ट, मुझे मजा आता है। मैं भी कभी लोगों से मैं चाहता हूँ लोगों को अच्छे से इन्फ्लुएंस करना, मैं चाहता हूँ लोगों को अच्छा इंसान बनाना। मैंने ये बात देख ली है कि आफ्टर ऑल इतनी फिलोसफी पढ़ने के बाद अच्छा इंसान बनने का बहुत फायदे हैं, और फालतू में हेट का कोई फायदा नहीं है। किसी पे भी हेट का कोई फायदा नहीं है सोशल मीडिया पे। चाहे तुम जितनी मर्जी डिबेट कर लो, कभी लड़का लड़की में फर्क डाल देंगे, कभी रिलीजन में फर्क डाल देंगे, कभी जात पात में फर्क डाल देंगे। हर कोई डिवाइड एंड रूल करना चाहता है, फॉलोवर्स और पैसे और उसके लिए। मैं कहता हूँ मुझसे लो तुम गुड पिल, सबसे प्यार करो, मत करो डिवाइड एंड पॉलिटिक्स में मत आओ, चिल रहो, थोड़ा सा साइंस वाइंस पे पढ़ो, साइंस पढ़ो, थोड़ा साइंस वाइंस पे ध्यान दो, जिंदगी अच्छी निकालो, करियर बनाओ, खुश रहो। बस यही मेरा एक तुम्हारा फाइनल मोटिव है। और अपने करियर को लिए मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ अपनी मदर को, अपनी गर्लफ्रेंड को। ठीक है, इन लोगों का स्पेशल थैंक्स है, दोनों का बहुत ज़्यादा। उसके अलावा अपने फ्रेंड्स को जो मेरी हर वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर करते हैं। ठीक है, जो लोगों ने आज तक तब से लेकर आज तक बहुत सपोर्ट किया है। ये सब कुछ गिफ्टेड चीज़ें हैं, ये सब फ्रेंड्स ने फ्री में दिया है मुझे, बैकग्राउंड की चीज़ें। तो हाँ, तो लोगों के बिना कुछ नहीं कर पाता है इंसान, सब कुछ लोगों की वजह से साथ में मिलकर होता है। तो मैं जो कुछ भी मुझे लगता है मैं किससे घमंड नहीं कर सकता। मैं अगर मेरे 10 मिलियन भी हो ना, कोई घमंड करने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास, सब कुछ लोगों का दिया हुआ है।
तो इसलिए सोचता हूँ कि यार हम्बल रहते हैं, प्यार से रहते हैं, किसी को अगर हेट वेट कमेंट करना होता है आप प्यार से बात कर लिया करो मुझसे, ईमेल पे आके, डीएम पे आके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें भी कोई हेट कमेंट करना हो इस वीडियो पे मत करो, हेट कमेंट करके क्या करोगे, प्यार से बात कर लो, मिल के बात कर लेंगे, दिल्ली में रहते हैं, आ जाओ, ठीक है। अरे भाई लोकेशन मत बताओ यार, लोकेशन मत बताओ, ये आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। दिल्ली बहुत बढ़िया, दिल्ली में आ जाओ, कहाँ होगे बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो स्पर्श यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है, और गुड नाइट, और दोबारा फ्यूचर के अंदर मिलेंगे कभी, ठीक है, कभी ग्रुप में एक ग्रुप चैट करेंगे, भाई सबको बुलाएंगे अपने जितने भी हैं, ऑफलाइन मिलते हैं। हाँ यार बिल्कुल चिल करेंगे एक दिन यार, जिस दिन कोई सीरियस बात ना करे उस दिन बस बकैती कर रहे हैं, वो वाला काम भी करेंगे एक दिन। हाँ किसी एक्टिविटी जाएंगे कहीं, हाँ जाएंगे, मस्ती बिल्कुल करेंगे, करेंगे, कुछ देखेंगे एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बिल्कुल, हाँ बोलो आप ही बोलो। बस ये था, थैंक यू कह रहा था, बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत मजा आया मुझे, ठीक है। ऐसा होता रहना चाहिए, करते रहना बात मुझसे, पॉडकास्ट के अलावा बात करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुड नाइट टू द ऑडियंस, गुड नाइट टू यू, थैंक यू, दिस इज स्पर्श साइनिंग ऑफ। Yeah, bye.